Hello, welcome everyone. Today's date is 8th of August. Let's start with our newspaper analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam को फॉलो ज़रूर कीजिए. So today is the last day of announcement. That is tomorrow 9th of August 2025. We are going to host the biggest civil services seminar जहाँ पर हमारे स्पीकर होंगे none other than श्री अनिल स्वरूप जो कि है हमारे एक्स IAS ऑफिसर और वो फॉर्मर कोल एंड एजुकेशन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है. सो अगर आप सिविल सर्विसेज के बारे में उनके एक्सपीरियंस के बारे में इन द सर्विस अबाउट द प्रिपरेशन दैट यू शुड अप्रोच और स्पेशली अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स एथिक्स इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे इस सेमिनार को ज्वाइन कीजिए. टू इज़ द लास्ट डेट. तो आप दिए गए इन रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Do click it and get yourself registered for the seminar, and don't forget the venue, that is Pragjyotish ITS Center Machkua at 3 p.m. onwards. Alright, so without any other delays, let's start with the analysis. तो ये है आज का 5 टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करने वाले. The first one is school education system in Assam. Okay, so what is it about? The quality of school education in Assam continues to decline despite various government intervention and infrastructure efforts. तो यहाँ पर क्या है, ये है एक्चुअली हमारा न्यूज़. द डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन इन असम. सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन ऑफ असम. इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्योंकि एजुकेशन जो है ये बहुत ही बड़ा एक सोशियो इकोनॉमिक पिलर है ऑफ द सिविलाइजेशन. अगर किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन डिक्लाइन हो रहा है, जहाँ पर एजुकेशन मेक्स एवरीवन प्रोग्रेसिव, एजुकेशन को भी प्रोग्रेस करना है, तो किसी एक सोसाइटी में किसी एक स्टेट में अगर एजुकेशन डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ कंसर्न बट दैट इज़ मेजर कंसर्न विच नीड्स रैपिड अटेंशन. सो व्हाट कुड बी द क्वेश्चन हियर? Discuss the factors responsible for higher dropout rates in Assam secondary schools and suggest measures to address them. High dropout rates. How can vocational skill education be effective integrated into Assam schools curriculum in line with NEP 2020? तो यहाँ पर फर्स्ट है आपको रीजंस डिस्कस करने के लिए बोले गए हैं कि असम के सेकेंडरी स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट्स रेट्स वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उसके रीजंस क्या है. ऑलराइट, एंड आपको वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करना है. सेकंड क्वेश्चन में जो दिया गया है दैट इज़ योर 2 वे फॉरवर्ड, सॉरी 1 वे फॉरवर्ड हैज़ बीन गिवन. तो जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कूल स्किल एजुकेशन, तो वो देने से कैसे ये हेल्प कर सकते हैं इन द अंडरलाइंग क्राइसिस, तो उसको आपको एलाबोरेटली लिखना होगा. सो लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन हियर. प्रेजेंट चैलेंजेस जो है, decline in quality of education, sharp fall in education standards from primary to secondary levels compared to the 1970s, particularly in vernacular medium schools. जो असम के जो वर्निकुलर मीडियम स्कूल्स है, एसएमएस मीडियम, बंगाली मीडियम और जो भी वर्निकुलर मीडियम स्कूल्स है, वहाँ पर जो नोटिसेबल है वो है शार्प फॉल, डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल्स. तो मतलब अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ द स्कूल्स और ऑफ अ स्कूल वर्निकुलर मीडियम में स्पेशली डिक्लाइन हुआ है एजुकेशन क्वालिटी का. नेक्स्ट, शिफ्ट टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, डिक्लाइन इन एनरोलमेंट इन वर्निकुलर स्कूल्स. ये जो प्रॉब्लम ऊपर दिया गया है उसके वजह से देयर इज़ अ डिक्लाइन इन एनरोलमेंट एडमिशन टू द वर्निकुलर मीडियम स्कूल ड्यू टू परसीव्ड क्वालिटी गैप. तो इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक वर्निकुलर मीडियम स्कूल में जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है में गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो इसी वजह से जो पेरेंट्स है वो अपने चिल्ड्रन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में देना प्रेफर करता है देन इन अ वर्निकुलर मीडियम स्कूल. नेक्स्ट इज़ अबाउट कंसर्न अबाउट द ड्रॉप आउट रेट्स कि दैट इज़ वेरी हाई एट सेकेंडरी लेवल. प्राइमरी तक तो चलो वो जाना ही होगा, वो राइट होता है, पर सेकेंडरी लेवल जाते जाते ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. सो इफ़ यू सी द GER ऑफ असम, that is the gross enrollment rate,
gross enrollment rate, which is very low, especially among the vulnerable and marginalized groups. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये कुछ नहीं है, ये एक सोशल इश्यूज़ का टॉपिक होगा, वो GS2 में सोशल जस्टिस में जाएगा। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव क्या है जिससे एड्रेस किया जा सकता है, जैसे स्टेट के स्कीम है जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देन रिस्ट्रक्चर्ड टीचर ट्रेनिंग सिस्टम, मिड डे मील स्कीम एंड सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सब यू हैव टू लुक आफ्टर दिस ऑल द स्कीम्स इन डिटेल। तो आप लोग सेपरेटली इसके थोड़े से रिसर्च कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए टू योर वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ। उसका अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग से आप एक नोटबुक बना सकते हो, लाइक हेल्थ के लिए क्या क्या स्कीम्स है और उसका अभी तक का कितना कैसा क्या परफॉर्मेंस है, एडुकेशन का क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एंड अबाउट इट्स करंट परफॉर्मेंस। सेंट्रल मेजर्स में है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट जैसे बिल्डिंग्स, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, फर्नीचर। और नए इनिशिएटिव्स में अगर हम देखते हैं असम में जैसे कि है निजुत मायना, हमने लास्ट CNE में जो कि 7 तारीख वाला CNE है वहाँ पर हमने निजुत मायना आसोनी के बारे में डिस्कस किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड दैट वी विल सजेस्ट है? recruit trained subject specific teachers based on classroom needs, subject specific trained skilled teachers जिनके पास क्वालिटी है, जो क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं, वैसे टीचर्स को हायर किया जाए इन द वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स। देन मेंटेन अ स्ट्रिक्ट प्यूपिल टीचर रेशियो नॉर्म्स, कि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से जितने टीचर्स होने चाहिए उतने होने चाहिए, जैसे 1:40 हर 40 स्टूडेंट्स के लिए या फिर हर 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर हर होने चाहिए पूरे स्कूल में, एंड बेस्ड ऑन द क्लासरूम नीड्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेट vocational and skill education into school timetable at secondary level, then special focus on marginalized groups with livelihood linked education। livelihood linked education का मतलब कि वो education भी मिले उनको और उनका livelihood मतलब earning भी वैसा हो। Next, Indian tech amid global storm। India's IT sector is under mounting strain as Trump's protectionism and rapid AI advances threaten its stability and global standing। मतलब इंडिया का जो IT सेक्टर है इट इज़ अंडर माउंटिंग स्ट्रेन। माउंटिंग स्ट्रेन का मतलब इस सेक्टर के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है आफ्टर द ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिज्म, कि ट्रम्प जो टैरिफ बढ़ाकर वो अमेरिका को क्लोज करने के कागार पे है, उसके साथ रैपिडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस कर रहा है, दैट इज थ्रेटनिंग द इंडियाज IT सेक्टर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी poses a structural challenge to India's IT driven economy, examined with reference to recent US policy shifts। Then discuss the impact of H1B visas reforms of India's skilled workforce and suggest measures to mitigate the adverse effects। Okay, let's see. At the 2024 India's Pora मतलब ये एक डायस्पोरा है AI summit, remarks on Indian origin CEO sparked optimism, recent US policy shift under Trump have created uncertainty for Indian tech। मतलब 2004 में जो ये फोरम समिट हुआ था, it remarked on the Indian origin CEO जो बाहर रह रहे हैं, this sparked an optimism कि आने वाले दिनों में जो इंडिया के जो डायस्पोरा है वो IT में बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे। बट ट्रम्प के जो नए पॉलिसी शिफ्ट हुए हैं, वेदर इट इज़ द टैरिफ वार और चेंज इन द वीज़ा नॉर्म्स, तो इंडिया के जो टेक टैलेंट है उसके ऊपर अभी अनसर्टेनिटी मंडरा रहा है। तो US फोकस ऑन हायरिंग लोकल्स, तो US जो है इट इज़ नाउ ऑप्टिंग टू हायर अमेरिकन्स rather than hiring other countries' talents, reducing foreign work inflow directly impacts Indian IT professionals। तो ये चीज़ अगर हो तो इंडिया के जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बोथ इन द US एंड बैक इन इंडिया। ओके, बैक होम मतलब इंडिया।
So what are the policy changes in US? Like number one, टाइटनिंग ऑफ द H1B वीज़ा रूल्स. तो वीज़ा के H1B वीज़ा क्या है कि अगर कोई इंडिया से बाहर अमेरिका में रह रहा है इन अ जॉब वीज़ा, वर्क वीज़ा, दैट इज़ H1B वीज़ा, उस रूल्स में अभी चेंज हुआ है. जैसे शिफ्ट फ्रॉम लॉटरी टू स्किल, तो अभी जो वीज़ा दिया जाएगा वो लॉटरी बेसिस पे नहीं, स्किल और एक्सपीरियंस बेसिस पे, एंड इट विल बी अ सैलरी बेस्ड सिलेक्शन. नंबर टू, अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ अनाउंसमेंट जो रिसेंटली हुआ है, दैट इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन टू द IT सर्विसेज. तो इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे देयर कैन बी अ पोटेंशियल curtailment ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया, रिस्क टू जॉब्स इन बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे. तो जो ये सब जो सिटीज़ है, दे आर नोन फॉर देयर IT हब्स, दे आर द IT हब्स. सो जो पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है, दिट कैन कर्टेल, मतलब ये वापस लिया जा सकता है ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया. तो इंडिया के ऊपर जो IT के काम जो आउटसोर्स कर रहे हैं बाहर की कंपनीज, अभी शायद वो जॉब इंडिया को ना मिले या फिर वो प्रोजेक्ट्स इंडिया को ना मिले. नंबर टू, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मेजर ले ऑफ ऑल्सो, लाइक इट वॉज अनाउंस्ड इन TCS दैट 12,200 बाई 2026 ले ऑफ किए जाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट विल ले ऑफ 9,000 और इंटेल जो 31% तक अपने वर्कफोर्स को कट कर सकते हैं. इंडियन IT ऑलरेडी लॉस्ट 2,000 to 300 जॉब्स इन 2024 ड्यू टू AI डिसरप्शन, चेंजिंग क्लाइंट डिमांड्स एंड स्लो ग्रोथ. एंड दीज आर द इम्प्लीकेशंस टू इंडिया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा स्पेशली अमंग द स्किल्ड यूथ. दिस विल नाउ क्रिएट अ रिवर्स माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम US. तो US में जो सेटल हुए हैं फॉर जॉब, शायद वो अभी इंडिया में माइग्रेट कर ले, मतलब रिवर्स माइग्रेशन कर ले वो. ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल स्लो डाउन इन IT सेक्टर एंड ग्लोबल पोजिशनिंग. सो दिस आर द वे फॉरवर्ड. जैसे कि डोमेस्टिक प्रिपेयरनेस, इंडिया को अपने रेजिलियंस कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए. जैसे कि इंडिया अपने AI मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ करना चाहिए, ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड emerging tech skill training. Also expand domestic innovation ecosystem and promote entrepreneurship. फिर है to strengthen the global positioning and government shall give a policy support. तो यहाँ पर जो दिए गए पॉइंट्स है उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट, स्टैम्पेड्स इन इंडिया. स्टैम्पेड का मतलब क्या है कि जैसे कि भीड़ में जो कुचले जाते हैं उसको कहा जाता है स्टैम्पेड. तो दिस ईयर एंड लास्ट ईयर देयर वाज मेनी इंसिडेंट ऑफ स्टैम्पेड, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हो और एनी. सो अभी उस स्टैम्पेड्स को लेकर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए. सो द आर्टिकल जो क्या आया है, अ प्रिवेंटेबल ट्रेजिडी डिमांडिंग अर्जेंट रिफॉर्म. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. Stampedes in India are not accident but failures of planning and governance. Analyze and suggest the measures to prevent them. जैसे 2024 में जो हुआ था हथरास में, जहाँ पर 121 लोगों की मौत हुई थी. तो मेजर कॉज क्या है, स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, जैसे इनएडिक्वेट एग्जिट, जहाँ पर कोई अगर मेला है, कोई भी कंसर्ट है, तो वहाँ का जो भीड़ है वो मूवमेंट उसको चाहिए, एग्जिट चाहिए. तो अगर इनएडिक्वेट एग्जिट है तो वहाँ पर हो जाता है रश, वहाँ पर हो जाता है भीड़, एंड लीड्स टू स्टैम्पेड. पोर क्राउड मैनेजमेंट, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग. ह्यूमन फैक्टर्स कैसे हो सकता है, र्यूमर, कुछ अगर मान लो कि र्यूमर स्प्रेड हो जाए कि बॉम्ब आ गया है या फिर यहाँ पर कुछ घटना हो गई है कि लोग भाग रहे, तो लोग भीड़ को देख के, कुछ लोगों के भागदौड़ देख के पूरा का पूरा भीड़ भागने को आ जाता है ड्यू टू पैनिक. देन अनरेगुलेटेड क्राउड बिहेवियर, लाइक डिवोटीज रशिंग फॉर ब्लेसिंग्स फॉर बेटर वेंटेज पॉइंट्स, ठीक है. रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस गैप्स, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस एंड इनसफिशिएंट पुलिस डिप्लॉयमेंट एट्सेट्रा. कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मृत्यु, डेथ, erosion of public trust in event management and safety measures, and economic and social cost for victims policies.
कि मृत्यु के साथ साथ जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है मैनेजमेंट के ऊपर वो इरोड हो जाएगा। फिर मारे मृत्यु जिनके होंगे उनको फैमिली को इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट देने में वो गवर्नमेंट ट्रेजरी को क्या होगा, स्ट्रेन पहुंचाएगा। ओके, सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट यू कैन लुक फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, इंडिया फिलिपीन टाइज। India and Philippines are showing intent in improving their relations. Let's see. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. concluded his first official visit to India. उनका इंडिया में आने का जो ऑफिशियल विजिट है वो कंप्लीट हुआ है since taking office in 2022 with a signing of a strategic partnership agreement with PM Narendra Modi, marking a significant geopolitical development in Indo-Pacific. तो देखते क्या है इस विजिट्स के हाईलाइट। जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो फिलीपीन वो इंडिया का फिफ्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आफ्टर जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है और डिफेंस पार्टनरशिप भी है। फर्स्ट सच एग्रीमेंट फॉर फिलीपींस विद अ साउथ एशियन कंट्री। एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल 3 आर्म्ड सर्विसेज एंड कोस्ट गार्ड। तो इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जा रहा है। नंबर 2, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। फर्स्ट एवर इंडिया फिलीपींस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज टू बी स्टार्टेड इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी जो कि एक डिस्प्यूटेड वाटर बॉडी है, तो जहाँ पर इंडिया और फिलीपाइन फर्स्ट टाइम एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करने वाला है। एंड फिलीपाइंस इट इज़ द फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, याद रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Then next, connectivity and people to people, that the agreement has been signed to liberalize visa policies and to start direct flights from India to Philippines. Okay, तो इसमें geopolitical significance क्या आता है? Like it will give a boost and strengthen the Act East policy and ASEAN outreach beyond the Quad framework. फिर freedom of navigation in the Indo-Pacific region and rules based on order there. It will also counter the Chinese assertiveness in the South China Sea through deeper defense cooperation with littoral states. मतलब कि साउथ चाइना सी में जो चाइना जो क्लेम करता है वो उनके टेरिटरी का पार्ट है, कुछ पार्ट। तो अगर इंडिया और फिलीपीन ऐसे जॉइंट एक्सरसाइज करे तो चाइना वो अपना डोमिनेशंस थोड़ा सा कम करके वो सिम्बॉलिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अलग कंट्रीज़ भी और डिफरेंट कंट्रीज़ भी उसको इंटरनेशनल बॉडी मान रहा है और उसको उसके ऊपर कुछ जॉइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो लेकर। ओके, द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड्स कोर्ट ओपिनियन एंड क्लाइमेट एक्शन। लेट्स सी। वर्ल्ड्स कोर्ट मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट डिलीवर्ड अ लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द स्टेट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस टॉपिक की हाईलाइट्स ऑफ द ओपिनियन। लीगल ऑब्लिगेशन, स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। तो उन्होंने आईसीजे ने ये बोला है कि स्टेट्स को मतलब कंट्रीज़ को दे हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। और उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको एक प्रोटोकॉल की तरह उन्होंने लिया है और उसको मैंडेटरी बोल दिया गया है, विच क्रिएटेड अ डिबेट। ऑब्लिगेशंस अराइज फ्रॉम क्लाइमेट ट्रीटीज, जनरल इंटरनेशनल लॉ, कस्टमरी एनवायरमेंटल लॉ। ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मस्ट बी कंसिडर्ड एंश्योरिंग अ जस्ट ट्रांजिशन। कि ह्यूमन राइट्स का जो इम्पैक्ट है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स लगता है कि वायलेशन होता है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए टू एंश्योरिंग अ जस्ट ट्रांजिशन। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कैसे इंटरप्रिट किया गया बाय आईसीजे? इट इंटीग्रेटेड रीडिंग ऑफ ऑल क्लाइमेट ट्रीटीज विद द बेस्ट साइंटिफिक कंसेंसस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस को बाइंडिंग टारगेट बोल के बोला गया है बाय आईसीजे, नॉट जस्ट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। Nationally determined contribution must reflect highest possible ambition. Discretion is limited. Discretion is limited का मतलब जो कंट्रीज़ के मर्जी से वो चीज़ नहीं हो सकता। तो एक्चुअली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहता है इट मैंडेट्स 2 डिग्री के नीचे, और वो कोशिश इट रिक्वेस्ट्स नॉट मैंडेटिंग दैट 1.5 डिग्री, बट आईसीजे ने बोला है कि उसी को ही ऑब्लिगेशन की तरह हम लेंगे। ठीक है,
Then climate justice and CBDR, common but differentiated responsibilities. Obligations vary from historical emissions, डेवलपमेंट लेवल एंड नेशनल सर्कमस्टेंसेस. मतलब यहाँ पर आईसीजे ने बोला है जो ऑब्लिगेशंस है, एनडीसीज है या फिर सीबीडीआर है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हर एक कंट्री का जो गोल है वो कॉमन है क्लाइमेट चेंज को रोकना, पर उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिफरेंट है. एंड दोज डिफरेंट विल बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एमिशंस, कि उन्होंने पहले कितने एमिशंस कर चुके हैं. जैसे यूएस बोले, यूके बोले या फिर चाइना बोले, उन्होंने ऑलरेडी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिट किए हैं, तो उनको अभी एमिशंस के लिए कम कार्बन क्रेडिट्स मिलने चाहिए. देन डेवलपमेंट लेवल कितना है, अगर जो कंट्रीज़ हिस्टोरिकली ज़्यादा एमिट नहीं किया है और उसका डेवलपमेंट भी बाकी है तो उसको क्रेडिट थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा. एंड नेशनल सर्कमस्टेंसेस, उस कंट्री का क्या सर्कमस्टेंस है. तो दिस डेवलप कंट्रीज हैव लीगली बाइंडिंग ड्यूटी, पर डेवलपिंग कंट्री का लीगली बाइंडिंग नहीं है वो. ओके, तो वर्ल्ड सिग्निफिकेंस strengthens the global south position to demand climate finance and technology transfer. It supports strategic climate litigation. Example, रिद्धिमा पांडे केस इन इंडिया. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग गूगल में ये रिद्धिमा पांडे केस क्या है इंडिया में वो देखिए. पोटेंशियल टू होल्ड मेजर एमिटर्स लीगली अकाउंटेबल फॉर inadequate climate action. Okay, so here we are concluding our session of CNA for today. We will meet in the next session, that is the next day. Till then, thank you, take care.